आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत भाग 4 के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमारी परिचर्चा पिछले 3 व्याख्यानों में लगातार जारी रही है। इस चौथे व्याख्यान की शुरुआत मैं भारतीय महामानव स्वामी विवेकानंद जी के इस अभिप्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य से करना चाहूँगा। जैसा कि तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद। अभिप्रेरणा के शेष सिद्धांतों के बारे में आज यह अंतिम व्याख्यान है, जहां अभिप्रेरणा के अंतिम और शेष सिद्धांतों की परिचर्चा की जाएगी। तो आइए अपनी परिचर्चा आरंभ करते हैं। अभिप्रेरणा के 3 सिद्धांतों के बारे में आज परिचर्चा की जाएगी। पहला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, दूसरा है प्रत्याशा सिद्धांत और तीसरा है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड सी मैकक्लेलैंड ने किया है। कार्मिक की अभिप्रेरणा कार्य स्थल पर विद्यमान 3 आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। डेविड सी मैकक्लेलैंड का ये कहना है कि कोई कर्मचारी जो संगठन में कार्य करता है वह कार्य क्यों करता है, अथवा उसके कार्य करने के पीछे कौन सी अभिप्रेरणा अथवा कौन सी कार्य शक्ति प्रभावी होती है। क्लेलैंड ने कहा है कि उस कार्मिक की 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उस संगठन अथवा उस कार्य स्थल पर ये 3 प्रकार की आवश्यकताएं उसे काम करने के लिए तैयार करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं अथवा उसको मानसिक रूप से तैयार करती हैं। पहली आवश्यकता है उपलब्धि अभिप्रेरण की आवश्यकता। प्रत्येक कर्मचारी जिस संगठन में, भले ही वह निजी संगठन हो अथवा सरकारी, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है, प्रत्येक कार्मिक ये चाहता है कि उसे सफलता प्राप्त हो। और यहाँ सफलता का मतलब उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की निष्पादन क्षमता से है, निष्पादन के स्तर से है। आखिर कार्मिक की सफलता और उच्च निष्पादन क्षमता के बीच क्या संबंध पाया जाता है? ये अभिप्रेरणात्मक संबंध है। यदि कार्मिक उच्च निष्पादन क्षमता के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो यह उसकी सफलता है, जिसके बदले में उसे अनेक प्रकार के प्रतिलाभ और प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। दूसरी अभिप्रेरणा शक्ति अभिप्रेरण होती है। इसे शक्ति अभिप्रेरण की आवश्यकता कहा जाता है। प्रत्येक कर्मचारी का स्वभाव भिन्न होता है और जैसा मैंने पूर्व व्याख्यानों में बताया कि इस अभिप्रेरणा का स्वरूप और वो अभिप्रेरणा जो कार्मिक के, कर्मचारी की, व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है, प्रभावी होती है, उसका स्वरूप भी भिन्न होता है। कार्मिकों की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने की, ताकत अर्जित करने की आवश्यकता भी कहा जाता है। कुछ कार्मिकों की आवश्यकताएं प्रतिष्ठा को स्थापित करने की, अपने आप के सम्मान को स्थापित करने की, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वो उसे आकांक्षा के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसलिए वो कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तीसरी अभिप्रेरणा आवश्यकता संबंधन अभिप्रेरण की आवश्यकता है। ऐसे कार्मिक जो विशेष आर्थिक प्रतिफलों में विश्वास नहीं करते, संगठन के ध्येय में भी विश्वास नहीं करते, अपितु वो सोशलाइजेशन में विश्वास करते हैं। वो संगठन के भीतर कार्य करने वाले कार्मिकों के साथ, संगठन में कार्य करने वाले साथियों के साथ, सहकर्मियों के साथ अधिकांश घुलना मिलना चाहते हैं। वो मानवीय तत्व को महत्व देते हैं। वो मानव संबंध आंदोलन की
अभिप्रेरणा से प्रभावित होते हैं और इसलिए वो सामाजिकरण की भावना में विश्वास करते हैं। सामाजिकरण अन्य लोगों के साथ जुड़ना, उनमें विश्वास अर्जित करना, प्रेम भावना स्थापित करना, लगाव जुड़ाव स्थापित करना, इस आवश्यकता के कारण कुछ कार्मिक अभिप्रेरित होते हैं। अतः क्लीलैंड का कहना है कि ये 3 प्रकार की आवश्यकताएं प्रत्येक कार्मिक को संगठन में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। यद्यपि ये आवश्यकताएं सर्वमान्य हैं ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा सिद्धांत प्रत्याशा सिद्धांत है। यह पूर्व के कंटेंट सिद्धांतों से भिन्न प्रक्रियात्मक श्रेणी का उपागम है। अर्थात अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को सामान्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। ऐसे सिद्धांत जो परंपरागत स्वरूप में होते हैं, परंपरागत विचारधारा में विश्वास करते हैं, और ऐसे सिद्धांत जो प्रोसेस में विश्वास करते हैं। आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं और इसलिए इन आवश्यकताओं का क्रम या प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका सोपान भिन्न हो सकता है। ऐसे सिद्धांतों को प्रक्रियात्मक श्रेणी के सिद्धांत माना जाता है। प्रत्याशा सिद्धांत प्रति प्लस आशा सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर ब्रूम के द्वारा किया गया है। विक्टर ब्रूम के इस सिद्धांत को वैलेंसी इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेक्टेंसी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। V फॉर वैलेंसी, I फॉर इंस्ट्रूमेंटल एंड E फॉर एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों आवश्यकताओं के नामकरण के माध्यम से सिद्धांत का नाम भी VIE सिद्धांत पड़ा है। यह सिद्धांत क्रम और उसके प्रतिफल जो हम कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले में हमें जो रिवार्ड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है या पुरस्कार मिलता है, जो भी हमें अचीव होगा, जो हम प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इनके रिलेशनशिप को अभिव्यक्त करता है। ये क्रम और उसके प्रतिफल के मध्य संबंधों को दर्शाता है। कन्फर्म नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, एक आशा है, विश्वास है, आभासी, जिसे आप कह सकते हैं कि आभासी अनुमान है, हो सकता है। कार्मिक को कार्य के लिए प्रेरित करने वाली अभिप्रेरणा के पीछे का प्रमुख कारक प्रयास या क्रम और पुरस्कार या निष्पादन के बीच की कड़ी, जिसे प्रत्याशा कहा जाता है, अर्थात प्रत्याशा का आभास होता है। प्रत्येक कर्मचारी कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसे उस कार्य के बदले मिलने वाली एक विशेष प्रकार की प्रत्यावर्ती होती है, विशेष प्रकार का लाभांश होता है। वह आर्थिक हो, अनार्थिक भी हो सकता है, वह मौद्रिक अमौद्रिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, उसका स्वरूप कैसा भी हो सकता है, परंतु कार्य इसलिए करता है क्योंकि उस कार्य के बदले उसे कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलने की आशा होती है, प्रत्याशा होती है, और इस प्रत्याशा के कारण ही कर्मचारी मोटिवेट होता है। अतः इस सिद्धांत का नाम प्रत्याशा सिद्धांत रखा गया है। प्रत्याशा सिद्धांत इस उपागम के अनुसार आवश्यकता एक मापनीय अवधारणा है। यह सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि नीड्स, जो पर्सन्स की नीड होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसको मापा जा सकता है। सबकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, आवश्यकताओं में भिन्नता भी पाई जाती है। वैलेंसी ये संयोजकता है, इंस्ट्रूमेंटलिटी जिसके कारण कार्य किया जाता है, ये कर्णत्व है, और प्रत्याशा कार्य के बदले जो कुछ मिलने की आशा होती है उसे प्रत्याशा कहा जाता है। संयोजकता यहाँ पर जो हम कार्य करते हैं और कार्य के जो प्रतिफल मिलता है, उनके बीच जो कॉम्बिनेशन है वह एक संयोजकता है। उनको जुड़ाव, कार्य और प्रतिफल के बीच जो जुड़ाव है, लिंकेज है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। जिसके कारण कार्य किया जाता है वह कर्णत्व होता है, और कार्य करने के बदले में जो मिलने वाली एक अनुमानित आशा होती है, अनुमान होता है, उसे प्रत्याशा कहा जाता है। प्रत्याशा का मूल्य ज्ञात होने पर अभिप्रेरणा की शक्तियों की गणना की जा सकती है। इस सिद्धांत के 3 मुख्य घटक संयोजन, कर्णत्व और प्रत्याशा को माना गया, अर्थात आवश्यकता को गणितीय स्वरूप में यहाँ मापा जा सकता है और इसके मापने के लिए हमें संयोजकता, कर्णत्व
की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम प्रत्याशा का अनुमान लगा सकते हैं, या हालांकि ये वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। संयोजकता पहला तत्व है, कारणत्व कारण का आधार है और प्रत्याशा कार्य के बदले मिलने वाले आभासी प्रतिफल का प्रतीक होता है। तीसरा सिद्धांत है द्विघटकीय सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत। द्विघटकीय सिद्धांत पूर्व व्याख्यान में पूरा हो गया था, इसलिए माफी चाहूंगा, यहां रिपीट हो गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में एडविन लॉक के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि कार्मिक के व्यवहार के निर्धारण में लक्ष्य और उद्देश्यों की निर्णायक भूमिका होती है। एडविन लॉक का यह कहना है कि संगठन का जो लक्ष्य होते हैं कार्मिक के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। उन उद्देश्यों की उसके व्यवहार में, अभिप्रेरणा में, उसके कार्य करने के लिए तैयारी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिप्रेरणा के पीछे लक्ष्य प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लोग लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी संवेदनाओं और इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। लक्ष्य कार्मिकों को दिशा निर्देश की भावना देते हैं, अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य ही उत्प्रेरक होते हैं। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, आपके जीवन का ध्येय क्या है? ये बड़ा आसान है, आसान सा सवाल है, परंतु इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है, या इसका जवाब हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है जितना सरल ये है प्रश्न आपको दिखाई देता है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अगर आपने ये तय कर लिया, लक्ष्य क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तो आप आसानी से उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कार्य कर सकते हो। यदि कार्मिक के सामने निर्धारित लक्ष्य होते हैं तो भी कार्य का बेहतर निष्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कार्य आसानी से होता है और कार्य करने की सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए यहां पर एडविन लॉक का कहना है कि प्रबंधकों को संगठन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे कार्मिकों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिसमें उनके लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्यों के बारे में वो पूरा ध्यान रखें, लक्ष्यों के प्रत्याभूति अथवा फीडबैक के बारे में उन्हें आसानी से पता चल सके, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो परंतु व्यवहारिक हो, जिनको प्राप्त करना संभव भी हो सकता है, और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में इन कर्मचारियों की भूमिका भी होनी चाहिए। जैसे लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत पहला यहां पर है कि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो परंतु व्यवहारिक, अर्थात लक्ष्य चैलेंजेज हो, नवप्रवर्तनकारी हो, चुनौतीपूर्ण हो, अथवा उन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं हो परंतु इतना मुश्किल नहीं है। यदि वो लक्ष्य व्यवहारिक हो, काल्पनिक नहीं हो, सैद्धांतिक नहीं हो, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में हम उनको अगर अचीव कर सकते हैं तो ऐसे लक्ष्य प्रबंधक को निर्धारित करनी चाहिए जिनको कार्मिक आसानी से प्राप्त कर सकें अथवा वो व्यवहारिक हो। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण प्रणाली में सहभागिता मूलक दृष्टिकोण। लक्ष्यों को तय करने में प्रबंधक को डिक्टेटरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपितु मैनेजर को डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए। सहभागिता मूलक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में अथवा प्रणाली में जो कार्मिक होते हैं उनका और उनके व्यक्तित्व का भी निर्णायक योगदान हो सके। तीसरा है संगठन के लक्ष्य सुस्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए, अर्थात संगठन के लक्ष्यों में बार बार बदलाव नहीं आना चाहिए, संगठन के लक्ष्यों में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए ताकि कार्मिक उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कार्य कर सके। चौथा है लक्ष्य प्राप्ति कार्मिकों को व्यक्तिगत संतुष्टि और गौरव की अनुभूति कराती है। जो गोल्स और एम्स डिसाइड किए जाते हैं, यदि वो उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो इन गोल्स को अचीव करने से उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और उनको गौरव की अनुभूति होती है, वो अपने आप पर प्राउड करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई प्राउड, मुझे गर्व है एज ए इंडियन, एक भारतीय के रूप में मुझे मेरे देश पर गर्व है। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, आपने मान लीजिए लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको जिलाधीश बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको
पुलिस में भर्ती होना है, फौज में भर्ती, आप इस लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेते हो तो आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है और आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हो। इसलिए कि कार्मिक जब ऐसे लक्ष्यों को अर्जित करते हैं जो मैनेजर ने, और जिन लक्ष्यों के निर्धारण में उनकी खुद की भी भूमिका रही है, तो यह उनके लिए एक प्रकार से गौरव का पल होता है। पांचवा तत्व है फीडबैक। यहां पांचवें फैक्टर को भी शामिल किया गया है कि जो प्रतिभूति है या संभरण तंत्र है कि वास्तव में इसके बाद जो कुछ कमी रह गई है उनमें सुधार किया जा सकता है, अथवा जो संगठन के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, उनको सुधारा जा सकता है और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को और ज्यादा सुचारू रूप से स्थापित किया जा सकता है, परिष्कृत स्वरूप में स्थापित किया जा सकता है। ये लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। इस प्रकार अभिप्रेरणा के माध्यम से जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करने वाली एक शक्ति होती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में, एक संगठन के कर्मचारी के जीवन में, सांगठनिक जीवन में अभिप्रेरणा का निर्णायक योगदान होता है। हम जो भी अच्छा और बुरा कार्य करते हैं उसके लिए हमारे पीछे, हमारे मन की भावना में, हमारे मनोबल के पीछे बुरी प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा अथवा सकारात्मक प्रेरणा होती है। और इसलिए मैं अंत में फिर से विवेकानंद जी के इस कोट के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा, जहाँ आपको पुनः विचार करना चाहिए, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को यदि तुम निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। अर्थात मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए अभिप्रेरणा केवल लोक प्रशासन का या मनोविज्ञान का अथवा राजनीति विज्ञान का ही विषय नहीं है, अपितु ये मानवीय जीवन का विषय है और यह हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करने वाला नकारात्मक अथवा सकारात्मक स्वरूप हो सकता है। ये हमारे मनोबल पर, हमारे चिंतन पर और हमारी अभिप्रेरणा की शक्ति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। अभिप्रेरणा का व्यक्ति और संगठन के कर्मचारी और संगठन और प्रबंधक सभी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।